हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट। जय हिंद सभी को। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट प्रथम चल रही है, एमपीपीएससी प्री में जो हम यूनिट फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में 1.3 पॉइंट है जो मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है मैंने, वो आप जाके देख लें, जहाँ पे मध्य प्रदेश की गुफाएं, मध्य प्रदेश के महल, मकबरे, दुर्ग, किले आदि को देखा गया है उस वीडियो में। तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है। आज इस वीडियो में मेनली हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल और पुरातात्विक स्थल। दो चीज़ों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और वो हमारी दोनों चीज़ें हैं मध्य प्रदेश के। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थल और पुरातात्विक स्थल। दार्शनिक और पुरातात्विक स्थल की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़ जाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो आज हम इन दोनों चीज़ों की चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के दर्शनीय और मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। तो आइए समय को न गंवाते हुए देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं और कहाँ से हमारे लिए कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और हमारा प्रश्न वहाँ से गलत हो रहा है। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा दर्शनीय स्थल है, हम सबसे पहले देखेंगे, चर्चा करेंगे हम पचमढ़ी के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पचमढ़ी हमारा हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है पचमढ़ी। आइए देखते हैं पचमढ़ी में क्या विशेष है हमारे लिए। तो पचमढ़ी एक प्रमुख हिल स्टेशन है, होशंगाबाद ज़िले के पिपरिया स्टेशन के निकट स्थित है। तो आपसे इसकी स्थिति भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। इसकी खोज फेशर फीत ने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि पचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो पचमढ़ी की खोज की थी वो फोर्सित नामक एक अंग्रेज़ ने की थी। तो आपको याद रखना है, यह होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख या एकमात्र हिल स्टेशन है। यह भी आप बोल सकते हैं कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी, फोर्सित ने की थी, और यह होशंगाबाद की पिपरिया नामक स्थान पर ये स्थित है। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। दर्शनीय स्थल की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल हैं उसमें से हम बात करेंगे, जैसे आप देखेंगे अप्सरा विहार, जटाशंकर, पांडव गुफाएं, धूपगढ़, चौड़ागढ़, महादेव पर्वत सब यहाँ पे स्थित हैं। प्रियदर्शनी और हांडी खो, आपको याद रखना है, प्रियदर्शनी, हांडी खो, अप्सरा विहार, रजत जलप्रपात, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरीन सरोवर, जलावरण, डसेज फॉल, चौरागढ़, ये डसेज फॉल आया हुआ है पेपर में, रजत प्रपात भी पूछा गया है, अप्सरा विहार भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। धूपगढ़ यहीं पे है, पांडव गुफाएं यहीं पे है पचमढ़ी में, धुआंधार, भ्रांत नीर, अस्तांचल, बिना वादक की गुफा, जिसकी खोज हार्पर केव ने की थी, सरदार गुफा, राज्य पुलिस प्रशिक्षणशाला आदि यहाँ पे स्थित है। राज्य पुलिस प्रशिक्षणशाला यहाँ पे स्थित है। तो पचमढ़ी में इतनी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको याद करना है और आपको याद रखना है। इसी पचमढ़ी में ही अप्सरा विहार, जटाशंकर आपको याद रखना है, इसमें नहीं दिया हुआ है। जटाशंकर, पांडव गुफाएं, धूपगढ़, चौरागढ़, अप्सरा विहार, रजत प्रपात, ये इतनी चीज़ें आपको पचमढ़ी में याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बाद जो अगला हमारा दार्शनिक स्थल है, हम बात करेंगे अमरकंटक की। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अमरकंटक की चर्चा करेंगे, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। अमरकंटक को हम पवित्र नगरी के नाम से जानते हैं। पवित्र नगरी के नाम से हम इसे जानते हैं, किस नाम से, पवित्र नगरी। अमरकंटक को हम पवित्र नगरी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यह एक हिल स्टेशन है जो पुष्पराजगढ़ तहसील के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अमरकंटक, यदि हम देखें तो नर्मदा नदी को उद्गम भी यहीं से माना जाता है। नर्मदा, सोन, जोहिला, 3 नदियों को उद्गम स्थल है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, पूछा भी गया है। जो नर्मदा नदी की लंबाई है वो टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है और गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है।
2005 में इसे पवित्र नदी घोषित किया गया है, ये भी डेट आपको याद रखनी है। अमरकंट जो नर्मदा नदी है इसे कब पवित्र नदी घोषित किया गया है? 2005 में इसे पवित्र नदी घोषित किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे दार्शनिक स्थल की बात करें तो कपिल धारा, दुग्धारा जलप्रपात, सोनमुड़ा, माई की बगिया यहाँ पे स्थित है। MPPSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है माई की बगिया। कबीर चौराहा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और पुष्कर बांध, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। माई की बगिया, कबीर चौराहा, कपिल धारा, दुग्धारा, ये सब MPPSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको याद रखना है। MPPSC के साथ साथ आपका पुलिस का पेपर चल रहा है, पुलिस के साथ साथ पटवारी, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। आइए बढ़ते हैं, अगले दर्शनीय स्थल की बात करेंगे। तो अगला दर्शनीय स्थल है खजुराहो, वेरी वेरी मोस्ट है। खजुराहो की बात करेंगे, यह छतरपुर ज़िले में स्थित है। चंदेल राजा धंग द्वारा निर्मित मंदिर 11वीं शताब्दी में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। यदि हम दर्शनीय स्थल की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मातांगेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, दक्षिण समूह का दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेनी सागर बांध और स्नेह प्रपात यहाँ पर स्थित है। तो आपको खजुराहो में याद रखनी है, क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल में खजुराहो को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है ये आपको याद रखना है। 1986 में से खजुराहो को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। और यहाँ पे जो आपको प्रमुख मंदिर याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और आदिनाथ मंदिर। इसके साथ साथ आपको स्नेह वाटरफॉल याद रखना है कि स्नेह प्रपात कहाँ पे स्थित है, तो स्नेह प्रपात आपके खजुराहो में स्थित है, ये याद रखना है। खजुराहो काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजा धंग द्वारा यहाँ पे चंदेल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था 11वीं शताब्दी में, ये भी आपको याद रखना है मित्रों। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आइए देखते हैं, बात करेंगे मांडू की, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। आनंद नगरी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोल सकते हैं, आनंद नगरी। मित्रों याद रखना है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है इसको, हम यहाँ पे कोशिश किए हैं कि सभी फैक्ट को एक साथ लाया जाए आपके लिए। तो मांडू सिटी ऑफ जॉय, जिसे हम आनंद नगरी के भी नाम से जानते हैं, तो ये देखते हैं। मालवा का सौंदर्य में स्थित मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर के नाम से भी जाना जाता है। मांडू का दूसरा नाम सादियाबाद और हर्षनगर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू का प्राचीन नाम मंडप दुर्ग या मांडवगढ़ था। तो आपको यहाँ से मांडू का प्राचीन नाम जो मंडप दुर्ग है या मांडवगढ़ है, ये आपको याद रखना है। इसे सादियाबाद और हर्षनगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बाज बहादुर नाम का एक शासक हुआ जिसने जहाज महल, हिंडोला महल का निर्माण करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया, तो बाज बहादुर नाम का यहाँ पे एक शासक था जिसने इनका निर्माण करवाया। यदि हम मांडू में दर्शनीय स्थल की बात करें मित्रों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है मांडू। मांडू में जो दक्षिण दर्शनीय स्थल है उसमें मांडू परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे हैं। एक तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो दरवाजे मिले हैं, दरवाजे से प्रश्न आएंगे, उनके आंसर में आपको हमेशा मांडू में जाना है। तो यहाँ पे जो दरवाजे हैं तो देखेंगे, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल और लोहानी की गुफाएँ। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, मैं तो बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट सभी हैं आपके लिए, सभी को याद रखना है। यदि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो आपको तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज और हिंडोला महल के साथ साथ अशरफी महल, रेवा कुंड, लोहानी की गुफाएँ और रूपमती मंडप और नीलकंठ महल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें दरवाज़ों की संख्या बोले जो मांडू परकोटा में जिसमें दरवाज़ों की संख्या कितनी थी, 12 थी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जहाज महल और हिंडोला महल जो हैं उनका निर्माण बाज बहादुर नाम के शासक ने करवाया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है मित्रों। आइए बढ़ते हैं अगले दर्शनीय स्थल की ओर। अगला हमारा दर्शनीय स्थल है सांची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सांची, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, किसका, पशुपतिनाथ का मंदिर, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पशुपतिनाथ का मंदिर है,
इसी सांची में पशुपतिनाथ का मंदिर है। सांची में आपको याद रखना है। कहाँ पे है पशुपतिनाथ का मंदिर? सॉरी पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? मंदसौर में। सॉरी मित्रों, मंदसौर में है। मंदसौर में है पशुपतिनाथ का मंदिर। यदि हम सांची की बात करें तो सांची को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 1989 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये फैक्ट पूछा गया है तो आपको याद रखना है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे 1989 में सांची को शामिल किया गया है। और यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति की बात करें तो यह रायसेन में स्थित है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर। इसका प्राचीन नाम या प्राचीन कालीन नाम है काकड़ाय या बौद्ध श्री पर्वत था। सांची का जो प्राचीन नाम था काकड़ाय था। वेरी मोस्ट है, पूछा जा सकता है कि सांची का प्राचीन नाम या प्राचीन काल में सांची को किस नाम से जाना जाता था? तो काकड़ाय। यदि हम निर्माण की बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और सांची की बात करें तो यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। सांची क्या है मित्रों? आपको याद रखना है, सांची एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, आपको याद रखना है। 1989 में यूनेस्को में शामिल है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है अपना सांची, ये आपको याद रखना है। बौद्ध तीर्थ स्थल है सांची। मित्रों, इतनी जानकारी आपको सांची के बारे में याद रखनी है, यही से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले। यहाँ पे एक और फैक्ट देख लेते हैं। स्तूपों में सबसे बड़ा मोगल्यान और सारीपुत्र की अस्थियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति के आक्रमादेव का अभिलेख देखने को मिलता है। स्तूपों में सबसे बड़ा मोगल्यान और सारीपुत्र की अस्थियों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमादेव का अभिलेख देखने को यहाँ पे मिलता है। अगले जो दर्शनीय स्थल की बात करेंगे, हम बात करेंगे विदिशा की। वेरी इंपॉर्टेंट है विदिशा, आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है हमारा विदिशा। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है विदिशा से। इसका प्राचीन नाम भेलसा या बेसनगर है, आपको याद रखना है। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? भेलसा, या इसे हम बेसनगर के नाम से भी जानते थे। भेलसा या बेसनगर के भी नाम से इसको जानते हैं। यदि हम यहाँ पे दर्शनीय स्थल की बात करें तो लोहोंगी शिला गुंबज है, यहाँ एक बीजा मंडल है, सम्राट अशोक सागर है जिसे हम हलाली सागर के नाम से भी जानते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कहाँ? विदिशा में याद रखनी है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं याद रखना है विदिशा से। इसके बाद अगला जो हमारा दर्शनीय स्थल है ग्वालियर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में इसका काफ़ी महत्व रहा है ग्वालियर का। ये देखते हैं ग्वालियर से क्या है। इसकी स्थापना गाला और के नाम पर हुई थी, ये आपको याद रखना है। MPPSC में पूछा जाता है कि ग्वालियर की स्थापना की जो हुई थी किसी ऋषि के नाम पर हुई थी, तो ग्वालियर की स्थापना गाला ऋषि के नाम पर याद हुई थी। ये मित्रों याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, गाला ऋषि के नाम पर हुई थी। दर्शनीय स्थल की बात करें तो वहाँ ग्वालियर दुर्ग है जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। यहाँ पे ग्वालियर दुर्ग है जिसका निर्माण किस पत्थर से किया गया है? बलुआ पत्थर से। गुजरी महल है जिसको मान सिंह ने बनवाया था। मान मंदिर है, सूरज कुंड, तेली का मंदिर, ये पूछा गया प्रश्न है। सास बहू का मंदिर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जय विलास महल, ये भी पूछा गया प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। रानी लक्ष्मीबाई की अश्वारोही मूर्ति स्थित है इसी ग्वालियर में। तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर की हम समाधि वाले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं, ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कला वीथिका नगर पालिका संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। यहीं पे एक चिड़ियाघर है। और सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, कहाँ पे है? ग्वालियर में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको ग्वालियर में याद रखनी है। बाकी फूलबाग में सूर्य मंदिर है, जयविलास पैलेस है, ग्वालियर का किला यहीं पे है, गुजरी महल है, ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। अगला जो तीर्थ स्थल है वो है बावन गजा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MPPSC में प्रश्न पूछा गया है। बावन गजा से आपको MPPSC में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है। बावन गजा यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? बावन गजा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। बावन गजा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 72 फीट ऊंची जैन मूर्ति पाई गई है। कहाँ पे? बावन गजा में 72 फीट ऊंची एक जैन मूर्ति पाई गई है, यह आपको याद रखना है।
इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं रखना है। यदि हम इसकी बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो 15वीं शताब्दी, इसका निर्माण हुआ 15वीं शताब्दी में। 52 गजा का निर्माण 15वीं शताब्दी में भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की बात करें, यहाँ पे ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची मूर्ति मिली है। भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव की मूर्ति मिली है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे उदयगिरी। ये दोस्तों देख लेते हैं उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं, यह विदिशा में स्थित उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं। विदिशा में इसकी 20 गुफाएं स्थित हैं। गुफा नंबर 1 से 20 जैन धर्म से संबंधित हैं। मतलब जितनी भी गुफाएं यहाँ पे हैं सभी जैन धर्म से संबंधित हैं, यह आपको याद रखना है उदयगिरी विदिशा में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। गुफा नंबर 5 में बाराह की अवतार की विशाल मूर्ति मिली है। यह प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। इन गुफाओं के समय गुप्तकालीन यह गुफाएं हैं। 4वीं-5वीं शताब्दी की ये गुफा हैं, इनका भी वर्णन मिलता है। इसके बाद बात करेंगे मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, पहले बात करेंगे। मुक्तागिरी स्थित है बैतूल में। डायरेक्ट कभी कभी आपसे पूछ देता है मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, बैतूल में है जी। यह एक जैन तीर्थ स्थल है। मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है, यह एक जैन तीर्थ स्थल है, ये आपको याद रखना है। और इसे जैनों का पवित्र स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित 52 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं, अगले दर्शनीय स्थल की बात करते हैं जो है उज्जैन। अब दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कंप्लीट जानकारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और इस उज्जैन को भी हम पवित्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। पवित्र नगरी है हमारी उज्जैन, याद रखना है। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी लड्डू प्रश्न है। यदि हम दर्शनीय स्थल की बात करें उज्जैन में तो महाकालेश्वर मंदिर वेरी मोस्ट है। यहाँ पे जंतर मंतर स्थित है, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर यहीं पर स्थित है। चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर यहाँ पे है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है। मंगलनाथ का मंदिर और भरतहर की गुफा, यह प्रश्न पूछा गया है। भरतहर की गुफा कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में। यहाँ पर 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला लगता है। 2005 में इसे पवित्र नगरी घोषित किया गया था। ये आपको उज्जैन के बारे में याद रखना है। इसके बाद आइए देखते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर को पवित्र नगरी माना जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पे मनधाता मंदिर है, पवित्र नगरी भी माना जाता है इसे, आपको याद रखना है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं। और यहीं पे ही इंदिरा सागर बांध स्थित है। क्या स्थित है, इंदिरा सागर बांध आपको यहीं ओमकारेश्वर खंडवा में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे रीवा की। रीवा की बात करेंगे। रीवा में के दर्शनीय स्थल के बाद चचाई केवटी बहुती, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। महामृत्युंजय का मंदिर, ये MPPC 2016 द्वारा पूछा गया प्रश्न है। यहीं पे एक आम अनुसंधान केंद्र है गोविंदगढ़ में। आम अनुसंधान केंद्र है गोविंदगढ़ रीवा में। और यहीं पे आपके गुढ़ नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 10 जुलाई 2019 को किया था, आपको याद रखना है। जिससे 74% बिजली दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाती है, आपको याद रखना है। इसके बाद दतिया की बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोनगिरी नामक तीर्थस्थल यहाँ पे है जो दिगंबर जैनियों से संबंधित है। सोनगिरी दिगंबर जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे 108 मंदिर मिले हैं। सोनगिरी जहाँ पे दतिया, सोन कहाँ से गिरता है, दांत से गिरता है, आपको इसको रिलेट कर लेना है। सोनगिरी दतिया, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे देवास की। देवास की बात करेंगे तो देवास में पुष्पगिरी एक नामक स्थल है जो जैन तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। यह देवास में स्थित है मित्रों, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। मुक्तागिरी, पुष्पागिरी, सोनागिरी, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। भोपाल की बात करेंगे। भोपाल में भारत भवन स्थित है, मानव संग्रहालय स्थित है, वन विहार और वन विहार झील स्थित है, ये आपको याद रखना है भोपाल में। इसके बाद बात करेंगे चित्रकूट की। इसे हम पवित्र नगरी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार इसी चित्रकूट में बीता है और यह सतना के पास यह स्थित है। सतना के पास स्थित है चित्रकूट, सतना जिले में आता है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
अत्रि व अनसुईया के अतिथि इसी स्थान पर बने थे चित्रकूट पे, और यहीं पे नानाजी देशमुख चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। आइए ये तो हमने देखा, ये रहे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आपको ध्यान भी रखना है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कुछ पुरातात्विक स्थल की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे, यह भी आपका स्थापत्य कला वाले यूनिट से ही संबंधित है, तो यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कायथा की। तो कायथा की यदि हम स्थिति की बात करें तो यह उज्जैन में स्थित है। काली सिंध नदी के किनारे यह स्थान ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण की प्राप्ति का मुख्य स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का भाग है जो कायथा। यहाँ पर 1965 से 66 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर से श्री वी.एस. वाकड़कर के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया, जिसमें यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। यह कायथा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त और गुप्तोत्तर युगीन सभी सभ्यताओं के अवशेष इस जगह से मिले हैं। इस उत्खनन में मृदभांड, तांबे का से आदि उपकरण से सुसज्जित अलंकरण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से निर्मित मानव व पशुओं की आकृतियाँ एवं घर के अवशेष, लोहे की सामग्री आदि यहाँ पे उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो कायथा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कायथा से प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों, और यह उज्जैन में स्थित है, ताम्र पाषाण कालीन है। तो हमने चर्चा की उज्जैन में स्थित है, ताम्र पाषाण काल में। किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे आदमगढ़, काफ़ी महत्वपूर्ण है आदमगढ़। यदि हम आदमगढ़ की बात करें तो यह आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। पहले हम आदमगढ़ की स्थिति की बात कर लेते हैं। कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद में। आदमगढ़ की स्थिति की बात करें, होशंगाबाद में स्थित है, और यहाँ से पाषाणकालीन सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो यह पाषाणकालीन स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के दक्षिणी तट के पहाड़ियों में स्थित है। आदमगढ़ की विश्व विख्यात चित्रित शैलकृत गुफाएं हैं। तो यहाँ पे जो गुफाएं पाई गई हैं आदमगढ़ होशंगाबाद में, वह शैल चित्रित गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1960-61 में पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन यहाँ पर उत्खनन कराया गया, और यहाँ से मध्य पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पूर्व पाषाण युगीन औजार, हस्तकुठार, बिदारणी, अंडील, चक्री, उपकरण, खुर्ची आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खुर्ची कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है, जो पाषाणकालीन है। यहाँ से उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, जो आदमगढ़ में होशंगाबाद में स्थित है, यहाँ से प्राचीन पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन पशुपालन के भी साक्ष्य आपके आदमगढ़ होशंगाबाद से मिले हैं मित्रों, ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले पुरातात्विक स्थल की चर्चा करेंगे। नागदा, वेरी इंपॉर्टेंट है नागदा। यह भी उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के निकट चंबल नदी के किनारे बसे इस स्थल से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के जानकारी मिली है या प्रमाण मिले हैं, ये आपको याद रखना है। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसके बाद अगला स्थल है नवदा टोली। ये सब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं पेपर उठा के। नागदा टोली, खरगोन के महेश्वर में नागदा टोली स्थान से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको याद रखना है, जो नागदा, कायथा और नवदा टोली है, ये तीनों स्थल जो हैं ये ताम्र पाषाण युगीन माने जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसका उत्खनन डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के संचालक डॉक्टर हसमुख धीर जलाल सांकेलिया के निर्देशन में वर्ष 1952 में किया गया। तो आपको याद रखना है कि इसके निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया है। धीर जलाल सांकेलिया के निर्देशन में 1952-53 में इसका उत्खनन किया गया है। इस उत्खनन में गेहूं, चना, मटर, मसूर के अवशेष एवं तांबे कांसे का अवशेष मिला है। विदेशियों के आक्रमण के प्रमाण एवं उत्कृष्ट चमकीले लाल मृदभांड आदि मिले हैं। अब ख्याल रखना है, जो नागदा टोली है यहाँ से लाल मृदभांड, तांबे कांसे और विदेशियों के आक्रमण के जानकारी या अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस रूप में प्रयोग में लाई गई कुछ ईंटों पर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व ब्राह्मी लिपि में अक्षरों की जो छपाई है उसके भी प्रमाण इस नागदा टोली से मिलते हैं देखने को।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागदा टोली, याद रखना, इसको भूलना नहीं है, नागदा टोली। इसके बाद बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट जो हमारा पुरातात्विक स्थल है, इसके बाद हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है एरंड की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से MPPSC में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। MPPSC में 2 से 3 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। एरंड यह जो स्थित है सागर में स्थित है। सागर जिले के एरंड से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साथ ही भारत में सती प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एरंड बीना और बेतवा नदी के संगम के पास स्थित है, तो आपको याद रखना है बीना और बेतवा नदी के संगम में स्थित है एरंड अपना। कहाँ पे? बीना और बेतवा नदी के संगम पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। यहाँ के आसपास के लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर इराका नामक घास पाई जाती है, जिसके कारण इसे एरंड नाम दे दिया गया। तो इसे एरंड नाम क्यों दिया गया? इराका नामक घास के कारण इसे एरंड नाम दिया। यहाँ के सिक्के में एरिकन और नाग का चित्र मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो एरंड के सिक्के पाए गए हैं इनमें किसका चित्र मिलता है? तो यहाँ पे एरिकन और नाग का चित्र मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, एरिकन व नाग का चित्र यहाँ इस सिक्के से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है इतनी चीज़ें। यहाँ उत्खनन से ताम्र पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि आज से 4000 पूर्व यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के लोग रहते थे। इस जगह पर 1960-61 में सागर विश्वविद्यालय की ओर से वाजपेयी के निर्देशन में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। तो जो एरंड में उत्खनन किया था वो किसने किया था? वाजपेयी जी ने किया था, और सागर विश्वविद्यालय के निर्देशन में उन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। तो एरंड के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरंड से ही ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता से लेकर मध्ययुगीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के बाद मिले सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर एक गणराज्य स्थापित हो गया था। एरंड ने गुप्त काल के शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के अभिलेख में एरंड को समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बताया गया है। तो एरंड एक स्वभोग नगर था, किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। यह भी आपको याद रखना है। 510 ईसा पूर्व, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की, तो याद रखना है। 510 ईसा पूर्व भानुगुप्त के एक अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। भारत में सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसी स्थान से मिला है। यहाँ से अभिलेख से हुड़ो शासक तोमराण हुड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इसी जो अपना एरंड अभिलेख है, यहीं से ही हुड़ शासक तोरमाड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। साथ साथ जो 510 ईसा पूर्व भानुगुप्त का अभिलेख है, इससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको एरंड के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे जटकारा। जटकारा एक पुरातात्विक स्थल है जो खजुराहो में स्थित है। तो देखेंगे यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान की गई खुदाई में विशाल मंदिर प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। खजुराहो में जो जटकारा है, यहाँ से मंदिरों के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद है खलघाट। खलघाट स्थित है अपना धार में, याद रखना है इसकी स्थिति। धार में कभी पूछा जा सकता है आप। यहाँ भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 20,000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो खलघाट धार से क्या हुआ है? यहाँ से भगवान बुद्ध की या गौतम बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित 2000 वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त की गई हैं मित्रों, याद रखना है। यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ये जो खलघाट धार में स्थित है, यह एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं पीतनगर। पीतनगर कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। सबसे पहले आपको उनकी स्थिति याद करनी है। खरगोन में यहाँ से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो पीतनगर है खरगोन में, यहाँ से बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों, ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिरनौर गांव। ये गिरनौर गांव कहाँ पर स्थित है मित्रों? सीहोर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की गई खुदाई में गुप्तकालीन वास्तुकला एवं नगर व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे नगर व्यवस्था के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। कहाँ से? गिरनौर गांव जो सीहोर में स्थित है, यहाँ से नगर व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जूरा एरवास। यह जूना एरवास हमारा दोस्तों उज्जैन में स्थित है। यहाँ की गई खुदाई से लगभग 3000 वर्ष पुराने
प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखें, गिन्नौरगढ़ कहाँ स्थित है? सीहोर में स्थित है। जूना एरवास कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में। आपको याद रखना है किस काल से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। गिन्नौर गांव गुप्तकालीन है, ये आपको याद रखना है। तादौल भी उज्जैन में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहेंगे हम, तादौल उज्जैन में स्थित है, और इस किस काल से हैं। तो यह किस काल से हैं दोस्तों? यह प्राचीन सभ्यता के यहाँ अवशेष मिले हैं और 2000 वर्ष यहाँ से एक पुराना मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे खेड़ीनामा की। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। खेड़ीनामा जो होशंगाबाद में स्थित है, यहाँ की खुदाई से 3,500 वर्ष पुराने ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ से, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे भीमबेटका की बात करेंगे। यह रायसेन में स्थित है और यह पांडवकालीन गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपको याद रखना है। हम इसकी बात करें तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसकी खोज वाकड़कर ने की थी। यह पूरा पाषाण संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। MPPSC ने इन तीनों चीज़ों को पूछ रखा है ऑलरेडी कि भीमबेटका को कब यूनेस्को में शामिल किया गया, भीमबेटका की खोज किसने की थी और किस संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। ये तीनों प्रश्न MPPSC पहले से ही पूछ रखा है मित्रों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ये अगले पुरातात्विक स्थल की बात करते हैं, त्योथर की बात करेंगे। त्योथर जो रीवा जिले में स्थित है, यहाँ की गई खुदाई में बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि त्योथर कहाँ पर स्थित है। तो त्योथर की स्थिति है रीवा में। किस काल से संबंधित है, किस काल से यहाँ से अवशेष मिले हैं? तो बौद्धकालीन अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 3री और 4थी शताब्दी में। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे आवरा की। आवरा कहाँ पर स्थित है? हमने बोला कि स्थिति आपको याद रखनी है, मंदसौर जिले में स्थित है। यह ताम्र प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आवरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ताम्र प्राचीन काल के तो मिले ही हैं अवशेष, उसके साथ साथ गुप्त काल के भी अवशेष मिले हैं, इसीलिए आवरा पूछा भी गया है और MPPSC यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगले दर्शनीय स्थल की बात करेंगे दोस्तों, कशरावत। वेरी इंपॉर्टेंट है, कशरावत भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। कशरावत तो यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी निमाड़ में कशरावत नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर स्थित दूतवंडी नामक टीला है। यहाँ पे क्या है? टीला। आपको यहाँ पे पीला लिखा हुआ है, क्या है? दूतवंडी नामक टीला है। 1936 में श्री VR करंदीकर के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया गया और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसमें जो उत्खनन करवाया था, किसने कराया था? करंदीकर ने करवाया था। और कशरावत कहाँ पे है? निमाड़ में स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ताम्र प्राचीनकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे पवाया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पवाया को पहले पद्मावती के नाम से जाना जाता था। यह ग्वालियर से 68 किलोमीटर दूर हिंद और पार्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह स्थल नाग राजाओं की 3 राजधानियों में से एक है। तो आपको क्या पता चला कि पवाया है, ये पवाया राजधानी रही है किसकी? नाग राजाओं की यह राजधानी हुई। पवाया जो है यह नाग राजाओं की राजधानी रही और यह ग्वालियर से लगभग 68 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे पहले हम पद्मावती के नाम से जानते थे। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर 1924 से 1940 तक श्री गुरुदेव के निर्देशन में उत्खनन कराया गया, जहाँ पर सिबंदी के शासनकाल का उत्कीर्ण लेख, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, खंडित ताड़ स्तंभ और अनेक मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो श्री गुरुदेव के निर्देशन में 1924-25 में पवाया में उत्खनन कराया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम त्रिपुरी प्राचीन नाम है दोस्तों जबलपुर का प्राचीन नाम है त्रिपुरी, आपको याद रखना है। तो त्रिपुरी जबलपुर के पास भेड़ाघोट तुलसी तेवर गांव में मिला एक पुरातात्विक स्थल है। यह जबलपुर की सबसे पुरानी बस्ती है त्रिपुरी। यहाँ के उत्खनन में ताम्र उपकरण और अन्य कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 3 असुरों तारकासुर, मायासुर और बिंदुमाली
की राजधानी थी, जिन्हें त्रिपुरारी ने परास्त किया था, इसलिए इसका नाम त्रिपुरी पड़ा दोस्तों। इसके बाद हम अगले जो दर्शनीय स्थल की बात करेंगे, पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे। तो अगला हमारा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों महेश्वर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महेश्वर खरगोन जिले के नर्मदा नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक तथा पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। प्राचीन समय में इसका नाम क्या था? महिष्मती था और यह अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। 1952-53 में यहाँ पर डॉक्टर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन हुआ है। तो आपको याद रखना है कब इसका उत्खनन हुआ? 1952-53 में। और किसके नेतृत्व में? एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। और यह महिष्मती के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में, और यह अहिल्याबाई की राजधानी था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है महेश्वर से। इसके बाद बात करेंगे ग्यारसपुर। यह ग्यारसपुर ग्वालियर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इसका उत्खनन 1933 में कराया गया था। उत्खनन में मंदिर गर्भगृह, गयासुद्दीन तुगलक के समय के तांबे के सिक्के, खंडित प्रतिमाओं के लेख और 10वीं शताब्दी का एक बड़ा लेख और आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं ग्यारसपुर से। इसके बाद बात करेंगे विदिशा की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है विदिशा, आपको याद रखना है विदिशा। भीमबेटका पुरातात्विक स्थलों में से एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन बी.एस. वॉकड़, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? भीमबेटका का उत्खनन बी.एस. वॉकड़ ने कराया और यहाँ से पूर्व पाषाण संस्कृति की गुफाओं का शैलश्य प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व पाषाण कालीन यह संबंधित है संस्कृति की गुफाओं का शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ की गुफाओं की दीवारों में आदिमानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति की है। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है, यह भी फैक्ट पूछा गया है। इन गुफाओं की दीवारों में शिकार, नृत्य, संगीत और पारंपरिक जीवन के चित्र दिखाए गए हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करेंगे विदिशा की। वेरी इंपॉर्टेंट है विदिशा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में विदिशा को बेशनगर के नाम से जाना जाता था। किस नगर से? बेशनगर के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक था जो बेतवा नदी के तट पर स्थित था। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका प्राचीन नाम बेशनगर, और किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर। और अभी वर्तमान समय में इसे हम विदिशा के नाम से जाना जाता है। इस पुरातात्विक स्थल की जो उत्खनन हुआ था, कब हुआ था? 1913-14 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा C.D.R. भंडारकर के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? C.D.R. भंडारकर के निर्देशन में इसका उत्खनन कराया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हेलियोडोरस के स्तंभ उल्लेख में वसुदेव मंदिर के भग्नावशेष की खोज करना था। जो हेलियोडोरस स्तंभ लेख था उसमें वसुदेव मंदिर के भग्नावशेष का खोज करना इसका प्रमुख उद्देश्य था उत्खनन का। ये आपको याद रखना है। बेशनगर उत्खनन से हेलियोडोरस स्तंभ के निकट 68 सिक्के मिले हैं, जिनमें से अधिकांश सिक्के कैसे सिक्के थे? आहत सिक्के थे। मौर्यकालीन नहर के अवशेष, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप, मिट्टी के बने मनुष्य व पशुओं की आकृतियाँ एवं खिलौने, शंख एवं हाथी दांत से बनी चूड़ियाँ, लोहे, तांबे, कांस्य की बनी घरेलू उपयोग की वस्तुएं आदि आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह विदिशा हमारे लिए, देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे भरहुत। सतना में यह स्थित है। भरहुत सतना में, यह बार बार पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। भरहुत ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कि सतना जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। इस स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? कनिंघम द्वारा की गई। एक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में करवाया गया। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य सम्राट ने करवाया था 2री शताब्दी में, जिसका विस्तार शुंग काल में हुआ है। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार यदि हम बोले, निर्माण किसने करवाया? मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया। यदि पूछ दे आपसे कि भरहुत स्तूप का जो विस्तार है किस काल में हुआ, तो आपको वहाँ पे शुंग काल में जाना है। और यदि आपसे पूछ दे कि जातक कथाओं का उल्लेख किस स्तूप में मिलता है, तो उसका भी आंसर आपका भरहुत स्तूप है, और यह सतना में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो कनिंघम द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है मित्रों। ये कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल कायथा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो यह बी.एस. वाकाड़कर के निर्देशन में 1965-66 में हुआ। यह डेट भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है
क्योंकि जब सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ से आपसे डेट पूछी जा सकती है। पुरातात्विक स्थल बेसनगर, जिसे हम विदिशा के नाम से जानते हैं, यह किसके नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ? तो 1913-14 में हुआ है। CDR भंडारकर हम बात कर चुके हैं, CDR भंडारकर के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ है मित्रों, याद रखना है। पुरातात्विक स्थल आवरा, किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ? तो डॉक्टर HV त्रिवेदी। जो आवरा है इसका 1960 में हुआ है। डॉक्टर HD त्रिवेदी के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है, ये आपको याद रखना है। पुरातात्विक स्थल नाबदा टोली का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? तो जो पुरातात्विक स्थल नाबदा टोली है मित्रों, इसका जो उत्खनन है वह डॉक्टर हसमुख धीर जलाल शकालिया के नेतृत्व में हुआ है 1952-53 में। कब हुआ है? 1952-53 में शकालिया के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। पुरातात्विक स्थल महेश्वर का उत्खनन किसके शासनकाल में हुआ है? तो जो महेश्वर का उत्खनन हुआ था डॉक्टर HD चांकलिया के शासनकाल में हुआ था, ये हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। 1952-53 नाबदा टोली और महेश्वर दोनों का ही उत्खनन 1952-53 में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। डेट नॉर्मली पूछी नहीं जाती है, पर यदि कभी से आपसे पूछ ले तो आपको रेडी रहना है। पुरातात्विक स्थल पवाया का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों पवाया का जो उत्खनन हुआ है श्री गर्दे के नेतृत्व में 1924-25 से 40 के बीच में किया गया है। 1925 से 40, ये आपको याद रखना है। पुरातात्विक स्थल ग्यारसपुर का उत्खनन किसके शासनकाल में हुआ है? कब हुआ है ये पूछा गया है, तो यह 1933 में इसका उत्खनन हुआ है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पुरातात्विक स्थल आजमगढ़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो डॉक्टर RV जोशी तथा MD खरे के नेतृत्व में 1960-61 में इसका उत्खनन हुआ है। 1960-61 में जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको आदमगढ़ कर लेना है। क्या कर लेना है? आदमगढ़, यहाँ पे मिसटाइप है, आदमगढ़ कर लेना है आपको। पुरातात्विक स्थल त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट के तेवार गांव में त्रिपुरी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारे रहे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल और पुरातात्विक स्थल। दर्शनीय और पुरातात्विक स्थल और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहां से वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एकदम फैला दें, उड़ा दें, धुआं की तरह उड़ा दें, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और सभी लोग इससे में दी गई जानकारी को प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह वीडियो मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद मित्रों।